नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। जैसे आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं अनुपम मिश्रा जी, जिनके साथ आज जो देश के अंदर जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह की सिचुएशन चल रही है सोशली, उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं, थोड़ी-सी पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सर नमस्कार, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। नमस्कार, सर नमस्कार आदि। पहले तो सर होली निकली ये इतनी और इसके अंदर काफ़ी हंगामा सा कुछ होने के चांसेस थे। डे भी बड़ा क्यूरियस था, तो काफ़ी लोगों ने बोला नहीं, नहीं जी, ये तो रमज़ान का टाइम है, ये है, काफ़ी कुछ उसमें चक्कर होने के कुछ बातें चल रही थी। लेकिन ग्राउंड पे देखा 2-3 जगह पे इंसिडेंट्स हुए और उनका हिट बैक भी काफ़ी है। हाउ डू यू सी दिस सर? ये कुछ एक प्रीलूड, कुछ एक मैसेज गया है कि भाई मत करो, ना करो, क्योंकि जो पहले होता था वो नहीं टॉलरेट किया जाएगा। आई एम सॉरी। देखिए, ऐसा है कि गांधी ने अपने अखबार में बहुत फेमसली हेडलाइन डाली थी, मुस्लिम इज अ बुली, इफ यू रिमेम्बर। तो उनकी उनके अखबार की हेडलाइन थी, लेट मी शो इट टू यू। तो लेकिन कोई बुली कैसे बनता है? बुली ऐसे शासन से बड़ा, सत्ता से बड़ा, सरकार से बड़ा बुली कोई नहीं होता, कोई होता ही नहीं। तो अगर वो आपको एक आम आदमी को बुली बनाना है तो आपको उसको गवर्नमेंट पैटर्नेज देना पड़ेगा, सरकार का संरक्षण देना पड़ेगा आपको। एक बार आप उसको सरकार का संरक्षण कर दे देंगे, तो उसके बाद मामूली गुंडा भी बुली हो जाता है। अच्छा, क्या हुआ कि उसमें आपने ये माइनॉरिटीज के नाम पे बहुत बहुत लंबे समय तक लोगों को बहुत ज्यादा पेट्रोनेज दिया, बहुत ज्यादा आपने उनको सर पे चढ़ाया। तो धीरे धीरे ये हालात आने थे जहां पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अपने आप को बुली समझने लगी। उसके बाद अभी जो पिछले 10 साल से देश में जो माहौल है, उसमें उसको बताया जा रहा है कि नो वन इज अ बुली, देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ एंड ऑर्डर। कानून व्यवस्था भी एक चीज है, आपको कानून व्यवस्था के हिसाब से चलना है। और तो आपके साथ कोई ज्यादती तो कर नहीं रहा है। भाई, आपको सरकारी अनाज भी उतना ही मिल रहा है जितना किसी और को मिल रहा है। आपको पीएम हाउसिंग में मकान ज्यादा ही मिल रहे हैं, बाथरूम टॉयलेट आपके यहाँ भी बने, किसानों को जो पैसा जा रहा आपको भी जा रहा है। जो भी जितनी गवर्नमेंट आप सोच के देखें, इस देश में 85% के आसपास मुसलमान, बल्कि मे बी मोर, शायद 90% के आसपास मुसलमान ओबीसी है। तो आपको ओबीसी कोटा भी मिल रहा है, आपको आरक्षण भी मिल रहा है, जो बचे हुए मुसलमान उसमें ईडब्ल्यूएस कोटा मिल रहा है। तो आपके साथ ऐसी कोई ज्यादती नहीं हो रही है। बस इकलौती ज्यादती जो आपके साथ हो रही है वो ये है कि आपको ज्यादती करने नहीं दी जा रही, करने नहीं दी जा रही। तो एक जमाने में एक मतलब मुलायम सिंह जैसे नेता हुआ करते थे, जो मुख्यमंत्री पद से बयान देते थे कि साहब, कि माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को अवैध हथियार रखने का, कट्टा रखने का हक है, क्योंकि वो डरी हुई कौम है। इस तरह के वो बयान देते थे आप। तो अब कुछ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है कि कल तक आपको सर पे बैठाया था तो आज आपको नीचे गिरा दिया, कोई ऐसा नहीं है। सिर्फ आपसे कानून और व्यवस्था का पालन करने को कहा जा रहा है, सख्ती के साथ। सड़क पे नमाज नहीं होनी तो नहीं होनी, लाउड स्पीकर पे जोर जोर अजान नहीं होनी तो नहीं होनी, दैट छोटी छोटी बातें उसमें। लेकिन एक अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिविलेज बिकम्स राइट। तो आप किसी को जब पनाह देते हैं तो फिर वो धीरे धीरे उसको अपना हक समझ लेता है। तो आपने उनको इतने लंबे समय तक पैम्पर किए, इतना लंबे समय तक तुष्टीकरण किया कि जहां पे आप उनके लड़कों से अपराध होने पे और घिनौने अपराध होने पे कह देते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। जहां पे आतंकवादियों, 36 आतंकवादियों के आप मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं अदालत से, हाईकोर्ट ने रोक दिया था। हाईकोर्ट ने रोका और बाद में उन सभी लोगों को सजा हो गई। जहां पे मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो सरकारी मदद बंटने गई तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कैंसिल किया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ये क्या है, आपकी पूरी की पूरी मदद सिर्फ मुस्लिमों को जा रही, उसमें एक भी हिंदू नहीं। वहां पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी दौरा करते हैं उस स्थान का, मनमोहन सिंह, लेकिन एक एक भी हिंदू इलाके में नहीं जाते, मुस्लिम पॉकेट से जाके लौट आते। तो चीजें इतनी ज्यादा उल्टी थी कि उनको दूसरी तरफ नहीं घुमा दिया गया, उनको सीधे अपराइट, सीधे करने गया। और मैं मानता हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर विधानसभा में बयान दिया था कि हमने किसी का कोई हक नहीं मारा, लेकिन यह है कि दूसरों का हक भी नहीं मारने देंगे। सिर्फ इतनी सी बात वो कह रहे हैं। और जो होली का सवाल है, तो आप देखें, अगर संभल जैसी जगह पे
2000 पुलिस वाले खड़े करके आपको होली मनाना पड़ रहा है, तो ये खुशी की नहीं, ये सोच का एक कारण है। आप अपने ही देश में होली मनाने के लिए आपको एक छोटी सी जगह पे 2000 लोग चाहिए, 2000 पुलिस वाले चाहिए, तब क्यों? कल तक संबल हमारा इतना बड़ा तीर्थ, सोचिए, जहां पे 68 तीर्थ हो, 19 कूप, और जहां पे हमारी सारी पुराने अगले अवतार का की भविष्यवाणी कर रही है, वो कितना बड़ा तीर्थ हमारा रहा होगा। लेकिन इस कंट्रोवर्सी से पहले लोगों को यह तक नहीं मालूम था कि संबल नाम का कोई जिला भी है। तो उस पे आप सोचिए कि डेमोग्राफी किस तरह पलट चुकी है। केवल 20% हिंदू बचा है वहां पे, वो भी इधर उधर फैला हुआ, मात्र 20% बचा। और ध्यान रहे, ये जो 20% हम बता रहे हैं, पिछली जनसंख्या से बता रहे हैं आपको, ये 2011 से बता रहे हैं आपको। अब तो सोचिए पता नहीं कितना प्रतिशत बचा हो। तो आज वहां पे आपको सिर्फ पूरे देश में, इस देश के बहुसंख्यक समुदाय को अपने एक बड़े त्योहार, होली दिवाली कहते हैं ना, त्योहार के नाम कहते हैं होली दिवाली, तो अपने सबसे बड़े त्योहार को मनाने के लिए पुलिस मिलिट्री फौज का सहारा लेना पड़ रहा है। ये अपने आप में आदि बहुत सोच की बात है। यही है सर, बिकॉज़ मेरे को जो यू नो और मैंने पिछली बारी भी आपसे पूछा था ये चीज़, और आपने बताया था कि यूपी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वक़्फ़ की, और सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं यूपी के अंदर हैं, तो वहाँ पर ही कुछ होगा, और वहाँ पर कुछ करने की योगी जी के साथ करना थोड़ा मुश्किल है। और जिस तरह की रेज़िस्टेंस आज निकली बड़ा है। मुश्किल है, हाँ जी। थोड़ा नहीं, लेकिन बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है सर। मऊ में देखिए क्या हुआ, उसके बाद अभी गुजरात में इंसिडेंट हुआ। तो यूपी तो ठीक है सर, फेयर इनफ, वहाँ पर तो हो जाएगा हैंडल, लेकिन कहीं और पे भी ये लोग प्रेशर रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं। एंड ये मेरे को एक चीज़ जो खा रही है कि अभी जैसे वक़्फ़ आएगा, इसके ऊपर ये एडिशनल प्रेशर होगा, क्योंकि ये भी रमज़ान का टाइम है। आपको लगता है एडिशनल प्रेशर होगा और कुछ फिर प्रेशर रिलीज़ करने की कोशिश की जाएगी कि ये ठंडा हो जाएगा जल्दी? हमारे ओवैसी साहब तो बड़े-बड़े भाषण देते हैं आजकल सर। ओवैसी की बात मैं नहीं करता, बाकी आप देखें वो तमाम मौलाना जो भड़काने वाली बातें करते हैं, वो एक बार जब सरकार के दबाव में आते हैं तो वही अपील जारी करने लगते हैं कि भाईचारे से होना चाहिए, सौहार्द से होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वही भाईचारे और सौहार्द की अपील जारी करने लगते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है कोई सीरियस प्रॉब्लम आएगी। अब आने को कहीं से आ जाए, तो कम से कम ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश में कोई सीरियस प्रॉब्लम आएगी। अभी जैसा कि आप कह रहे थे कि कांग्रेस स्टेट्स में कुछ ना कुछ तमाशे कर सकते हैं, पर फिर भी देखिए एक कारण और समझिए, होली त्योहार कौन सा है? होली का मिजाज समझिए आप अभी, जहां पे लोग सड़क पे भीड़ में खड़े होकर नाच रहे हैं और हुड़दंग कर रहे हैं, उनके सबके पास एक एक पिचकारी डंडा है, उनका दिमाग भी एकदम चला हुआ है। ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें, जैसे कहते हैं ना, किसी त्योहार में हुड़दंग कर दिया, यहाँ तो त्योहार में ही हुड़दंग हो रहा है। इसमें आप समझिए, इसमें किसी भी तरह का खलल डालना, जैसे आपकी शोभा यात्रा जाती है, राम यात्रा जाती है, देवी की यात्रा जाती है, और ये दशहरा में यात्राएं निकलती हैं, हर यात्रा पे, हर शोभा यात्रा पे पथराव हो जाता है। इस पे कैसे करोगे? इस पे तो आदमी पहले ही बाहर कपड़े फाड़ के खड़ा हुआ है और उसका दिमाग भी चढ़ा हुआ है, उससे पंगे कोई नहीं लेता। दिवाली पे पंगे होते हैं, दशहरा पे पंगे होते हैं, रक्षाबंधन पे पंगे होते हैं, दुनियादारी में पंगे होते हैं, तीर्थ यात्रा में पंगे होते, होली पंगे नहीं होते। होली पे पंगेबाज तो बाहर खड़ा है ना, हर तरह से तैयार है। तो होली पे कोई पंगे नहीं लेता। होली पे कम से कम लॉ एंड ऑर्डर, मतलब अगर पुलिस ही जाके ना पंगे लेने लगे बात अलग है, वरना आपसे पंगे लेने कोई नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक घुटन है, और वो उसकी धमकी दूसरा शाहीन बाग के नाम से दी जा रही है, कि साथ दूसरा शाहीन बाग कर डालेंगे, और उसके लिए ये वक्फ बिल को इशू बनाया जा रहा है। अभी देखने वाली बात होगी, मोदी सरकार के पास बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिन किसानों को आपने 1.5 साल अपने सर पे बैठा के उनके सामने सरेंडर कर दिया, उन किसानों को भगवंत मान दौड़ा दौड़ा के खेत में मार रहा है, पटक रहा है और गिरफ्तार कर रहा है। उसका जब से मूड खराब हुआ है, तो उनसे बात करने जाता है, कहता है तुमने मेरा टाइम खोटा कर दिया, मैं तुम सब सालों को देख लूंगा। तो आप सोचिए, हालांकि वो जो कर रहा है वो आम आदमी पार्टी की अंदरूनी राजनीति का कारण है, उसका पीछे है। मतलब दो चीजें सामने आती हैं, या तो भगवंत मान के खिलाफ
केजरीवाल ने ये आग लगाई है, क्योंकि केजरीवाल इस किसान आंदोलन को बहुत माइन्यूटली मैनेज कर रहे थे, कुछ मध्यस्थों, कुछ दलालों के जरिए। तो या तो उन्होंने भगवंत मान को अपदस्थ करने के लिए उनके खिलाफ खुद ही आग लगा दी है, और या फिर भगवंत मान केजरीवाल ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स से उब गए हैं। वो अब केंद्र से पंगे नहीं लेना चाहते, वो उमर अब्दुल्ला की तरह केंद्र से बनाकर चलना चाहते हैं, और वो केजरीवाल से उब गए हैं। तो ये आम आदमी पार्टी का रिवोल्ट है केजरीवाल के खिलाफ। बट इन आइदर केस, किसी भी सूरत में, किन किसानों के नाम पे, जिन नेताओं को आपने एक एक डेढ़ डेढ़ साल, अभी तक 2 ढाई साल से बैठे हुए हैं वो हाईवे पे, तो जो हाईवे खत्म कर रहे थे, जो मारपीट कर रहे थे, जहां डीजे बज रहा था, जहां शराबें बट रही थी, जहां पे राष्ट्र विरोधी नारे लग रहे थे, वहां पर देखिए भगवंत मान ने एक दिन में उनको ठीक कर दिया, तो उनका शाहीन बाग बनने से पहले उजड़ गया। आप देखिए ना, तो खेतों में दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। तो ये मोदी सरकार के सामने बहुत ढेर सारे मतलब उदाहरण है। और मुझे नहीं लगता है कि आपको, पिछली बार भी जब ये शाहीन बाग को बर्दाश्त कर रहे थे, तो भी मैंने इसमें कहा भी था और बोला भी था कि ये म्यूनिख की संधि है। 1938 में जर्मनी ने युगोस्लाविया कब्जा कर लिया, और फ्रांस ने, इंग्लैंड ने, ये वेस्टर्न पावर्स ने उससे ये कह के समझौता कर लिया कि चलो इसको युगोस्लाविया दे देते हैं, कोई बात नहीं, ये चुप हो जाएगा। तो उसके बाद जो चेम्बरलेन थे, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वो लौट के आए, तो चर्चिल ने उनसे पार्लियामेंट में कहा कि आपके पास सिर्फ 2 विकल्प थे, लड़ाई या बेइज्जती। अगर आप लड़ाई करते तो शायद बेइज्जती बच जाती, पर आपने बेइज्जती चुन ली, तो लड़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। और देखिए अगले ही साल हिटलर चला आया 39 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो भाई जी आपने जब किसान आंदोलन में अपने कानून वापस लिए थे, आपने जब शाहीन बाग भी ऐसे चलता रहता, कोविड नहीं आता तो आपने इन लोगों को एक तरह से समझा दिया था कि आप शांति के साथ इनको ये तमाशे करने देंगे, और कर रहे थे। तो आपने उस दिन जो अपने कदम वापस खींचे, लेकिन आप देखिए जब से किसान आंदोलन समाप्त हुआ है, तब से आज तक किसान धरने पे, तो किसान वापस वापस नहीं गए। हर वो वादा जो उनको भगवंत मान ने किया था, वो मोदी से पूरा करने के कहते हैं। तो भाई भगवंत मान देखिए, उन्होंने उसको एक दिन में किसान आंदोलन को ठिकाने लगा दिया। तो आपका मामला देखिए, सुप्रीम कोर्ट चला गया, दल्लेवाल अनशन पे बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया। भगवंत मान के मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बीच में नहीं आ पाया। उसने उसने सबको मारा पीटा बंद कर दिया। सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा, और वो स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ी ऑब्वियसली रिट ज्यादा होती है इन चीजों के अंदर ये काम करने। और आई मीन वो हमने देखा था पिछले साल फरवरी में, जब वो हरियाणा की तरफ आ गए थे, और हरियाणा गवर्नमेंट ने जब क्या ड्रोन से पता नहीं क्या क्या गिराया था इनके ऊपर, तो बड़ा इनके वो याद है, पत्थर वत्थर फेंक रहे थे ड्रोन के ऊपर, अपने सिर पे मार रहे थे, वो काफी हंगामा हुआ था उस टाइम पे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये माहौल गुलेल है। से मार रहे थे ड्रोन्स को गुलेल से मार रहे थे। अरे सर, एक बड़ा फनी सा वीडियो था, एक प्रोटेस्टर कहता है, उससे पूछता है, भाई ये क्या टेनिस बॉल लेके घूम रहे हो? कहता है क्यों? नहीं क्या है ये? कहता है ड्रोन को मारने के लिए। तो कहता है कल तो आप पत्थर मार रहे थे। कहता है हमको अकल आ गई कि पत्थर हमारे सिर पे लगते हैं आके वापस। तो पत्थर मारना बंद कर दिया हमने। लाइक यार ये देखो, इनकी ये हालत है। बट सर, ये जो बंदे हैं, ये पूरा जो लेफ्टिस्ट एस्टैब्लिशमेंट है देश के अंदर इस टाइम पे, आपको ये नहीं लगता है इनकी काफी हवा निकली हुई है? क्योंकि ये जिस तरह से उछल के कूद रहे हैं एक चीज से दूसरे, दूसरे से तीसरे, रोज जिस तरह सुबह 8 साढ़े 8 बजे इनकी ट्वीटिंग और इनका जो नैरेटिव शुरू होता है, और जिस तरह से ये प्रोजेक्ट करते हैं कि भैया ये तो एंड गेम है, अब तो देखो मैं सबको तोड़-ताड़ के बराबर कर दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये होता है, वो होता है। 24 घंटे के बाद उस चीज के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा होता है। तो ये क्या है? ये क्या बस डेली का कुछ हंगामा करना है, उसके लिए टिक मार्क करना है, कि ये अंधेरे में तीर मार रहे हैं? भाई वो लगातार अलग अलग किस्म के मुद्दे उठा के देख रहे हैं कि कोई तो चपक जाए, जो चपक जाएगा उस पर हम रुक जाएंगे। विपक्ष है, आखिर खाली बैठा है, क्या करे भाई, उसको भी तो कुछ ना कुछ करना ही है ना। लेकिन ये है कि भाई विपक्ष में रहकर भी विपक्षी राजनीति सरकार विरोधी रहे, देश विरोधी ना रहे, इस बात का उनको एहतियात बरतना चाहिए। बाकी तो मैं मानता हूं कि विपक्ष होना बहुत अच्छी बात है, वो सरकार को कॉम्पिटिशन नहीं होने देती, सरकार को बेअंदाज नहीं होने देती। एक हेल्दी विपक्ष तो ये होना ही होना चाहिए। लेकिन विपक्ष के नाम पर सरकार विरोधी से हटकर आप सीधे राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी बातें करते हैं, ये बात अपने आप में अनफॉर्चुनेट है। बाकी तो भाई वो खाली हैं, क्या करेंगे आप सोच कर देखें। राहुल गांधी के सामने अगले 4 साल का एकदम सूनापन, मतलब हर हर बार उसे 5 साल का एक नया, अच्छा ठीक है अगली बार देखते हैं। और
सोच के देखिए, राज्य सरकारें उनके पास है नहीं, गिनती की 2 राज्य सरकारें उनके पास, बाकी सब किसी तरह चिपके हुए हैं। तो कितना अच्छा, खुद राहुल गांधी किसी राज्य में चुनाव जितवा नहीं पा रहे। अभी देखिए, इनके राज्यों में जो छोटे-छोटे चुनाव हो रहे हैं, स्थानीय चुनाव हो रहे हैं, उसमें 0-0 आ रहा है इन लोगों को। बड़े राज्यों में किसी की आपकी कहीं पे इंडिपेंडेंट हैसियत नहीं बची। बिहार का चुनाव आने वाला है, कांग्रेस के पास हमेशा की तरह लालू यादव का पिछलग्गू बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जो हालत आपकी उत्तर प्रदेश में कमोबेश वही हालत आपकी बिहार में, उससे बुरी हालत बंगाल में है। उड़ीसा जैसी जगह में आप अपने आप को देख लिया, राजस्थान जाओ साहब, हरियाणा में सरकार नहीं बदलते हुए वो लौटती थी, वहां सरकार लौट के तीसरी बार बैठी हुई है। तो छत्तीसगढ़ सरकार आप गंवा बैठे, झारखंड में आप पिछलग्गू हैं। तो आप कुछ सोचे ना कि इनकी इनकी भी तो फ्रस्ट्रेशन की एक लिमिट है। और जहां तक हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स की बात है, भाई उनको भी तो अपना जस्टिफिकेशन इस समय आपको बता रहे हैं, आदि इस समय आपस में मारकाट चल रही है कि कौन कितना ज्यादा गंदा लिख सकता है। अच्छा क्यों? और उसके बाद स्कूल मास्टर की तरह अपनी अपनी कॉपी लेके दे जाते हैं, देखिए सर इसने 4 गाली दी, मैंने 6 गाली दी, मेरा स्टाइपेंड चलता रहे, मेरे पैसे चलते रहे, मैं इससे ज्यादा गाली लिख के आया हूँ, दैट वे। तो जैसा मैं कहता हूँ कि गंदा है पर धंधा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। दैट इज शॉकिंग, आप ये चीज बता रहे हो कि भाई इनके आपस में इतने झगड़े हैं। आप नहीं नहीं, आप कि समझे ना, रिसोर्सेस कम है। विपक्ष 10 साल से विपक्ष में है और उसके पास रिसोर्सेस कम है। जो थोड़ा बहुत चंदा आता है कांग्रेस पार्टी को, मैंने देखा उसका 60%, राहुल गांधी की 70%, राहुल गांधी की 2 यात्राओं पे, उनके हवाई जहाज पे, उनके हेलीकॉप्टर पे, सोनिया गांधी के हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पे, प्रियंका गांधी इस पे खर्च हो जाता है। केवल 3 ही लोगों के लिए हवाई जहाज किराए पे लिया जाता है, चार्टर किया जाता है, राहुल, सोनिया, प्रियंका। और किसी के तो अपना आप जानते हैं हाल, सब पैसा सब वहां खर्च हो जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास पैसे देने का उनके पास रिसोर्स ही नहीं बचा। ये देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आपको बताएं आदि भाई, यहाँ पे जिसको टिकट मिल जाता था उसको टिकट के साथ ढेर सारे पैसे दिए जाते थे। एक जमाने में सीताराम केसरी प्रयागराज आए थे तो मुलाकात में, उस समय इलाहाबाद हुआ करता था, बता रहे थे, कहते तो मैं किस्तों को देता था भाई, तो मैं गिनता कहाँ तक। वो कह रहे थे मैं अपने हाथ से एक पैमाना बनाया था, उसको ऐसे अलमारी में डालता था, दे देता था, तो वो 95,000 भी हो सकता था, 1,05,000 भी हो सकता था, लेकिन वो 1,05,000 के क्या, मेरा हाथ का पैमाना इतना फिट था। तो उसी में कहावत चली थी, न खाता ना बही, जो सीताराम कहे वो सही। तो एक जमाने में ये पार्टी अपने कैंडिडेट्स को पैसे से नहला देती थी, बेटा चुनाव लड़ो, हम हैं तुम्हारे साथ। अब तुम्हारे पास देने के लिए पैसे नहीं है। सरकार मतलब जो थोड़े बहुत पैसे डोनेशन में आ रहे हैं, तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आए हैं, उसका 60-70 पैसा तुम एक आदमी की इमेज मेकिंग में खर्च कर देते हो, उसके लिए विज्ञापन देने में, उसके लिए सोशल मीडिया सेल लगाने में, उसकी यात्राएं ऑर्गेनाइज कराने में, उसके लिए मीडिया को मैनेज करने में, तो उसके हवाई जहाज के लिए, उसके हेलीकॉप्टर के लिए, तो उसकी आप देखिए कैसी कैसी वैन्स उसके लिए बनवाई जाती हैं चलने के लिए। और इसके चलते कांग्रेस पार्टी तो बुरे हाल में है ही। जो मीडिया में जो लोग जो सोशल मीडिया के जुड़े हुए हैं और जो कि इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो अब उनको मालूम है कि भाई सबको तो कुछ लोगों की नौकरियां जाएंगी, मतलब जब रिसेशन आता है तो कंपनी की नौकरियां छटनी होती है। तो आज छटनी चल रही है, तो छटनी चल के दौरान हर आदमी दिखाना चाहता है कि मैं कितना ज्यादा योग्य हूँ। मतलब सबसे इंटरेस्टिंग तो मेरे को लगता है सर यू टर्न्स। आई मीन जो वहां पर ईस्ट में मिजोरम के साहब हैं, वो तो पता नहीं देश तोड़ने के चक्कर में थे, आप तो वो अमित शाह साहब के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। तो ये क्या बदला है सर पिछले कुछ दिनों में? सब लोग बोलेंगे भाई यूएसएआईडी के पैसे बंद हो गए तो अभी थोड़ा आपको फ्री हैंड मिला है, थोड़ा सा हाथ पैर मारने के लिए, बट देखिए, उसके लिए भी आपको यूएसएआईडी के पैसे बंद होने के साथ साथ मोराल भी बहुत डाउन हुआ है अभी। मोराल बहुत डाउन हुआ है। जो आपको पश्चिमी देशों से एक इशारे मिलते रहते थे कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भली करेंगे राम। आप सोच कर देखें, जिस देश में प्रधानमंत्री गिरफ्तार हो गए, उस देश में केजरीवाल की गिरफ्तारी होने पे यूनाइटेड नेशंस कूद पड़ा बीच में। वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न कंट्रीज कूद पड़ी बीच में, एक 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 और उनमें से एक भी आदमी उसके लिए, हेमंत सोरेन के लिए कोई नहीं बोला। चंद्रा बाबू नायडू जब जेल गए तो कोई नहीं बोला। तो आप इसको समझें कि एक जो पैसे आ रहे थे वो तो आ ही रहे थे, एक जो पूरे दुनिया में बैठ के एक जो साइकोलॉजिकल माइंड गेम जो खेले जा रहे थे, एक साइकोलॉजिकल जो प्रेशर बनाया जा रहा था, वो प्रेशर भी रिलीज हो गया। वो प्रेशर रिलीज होना एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ी बात होती है।
तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के रहते हुए अमेरिका से, अमेरिका के थिंक टैंक से, अमेरिका के अखबारों से, यूरोप के अखबारों से, यूरोप के राजनेताओं से, संयुक्त राष्ट्र से जो जहर बुझी कटारे आया करती थी, जो जहरीले बयान आया करते थे, वो सब बंद हो गए। तो आप सोचिए ना, आप एक तो पैसे आने बंद हो गए, और वो जो एक शाबाशी आती थी वो भी बंद हो गई। तो इस समय डिमोरलाइजेशन बहुत ज्यादा है। वो तो आई मीन एंड वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि इतना, अगर ये इतने डिपेंडेंट थे इन चीजों के ऊपर, तो फिर क्या बोलें सर। अगर आप इतने डिपेंडेंट थे कि भाई बाहर से ही आपको कुछ आ रहा है, तो फिर तो आप कचरे के डब्बे में बैठे हो नीचे, और आपके पास कुछ है नहीं करने के लिए। और ये मेरे को बड़ा भाई आप इंटरेस्टिंग। दो में से एक ही चीज पे, आप एक राजनेता दो में से एक ही चीज पे डिपेंड कर सकता है, या जनता हाँ। के वोट पे या बाहर के नोट पे। जनता नहीं वोट दे रही तो फिर बाहर के नोट के अलावा बचा क्या आदि, आप बताइए। वो तो बात आपकी ठीक है सर, बट आप जरा इनको, अभी हर चीज पे मेल्टडाउन क्यों होता है सर? ये जैसे औरंगजेब का ये जो पूरा अभी बाहर निकल रहा है, कई लोगों को तो पता भी नहीं है बोल क्या रहे हैं सर, बट फिर भी उसके पीछे जस्ट बिकॉज वो किसी ने, बीजेपी ने बोल दिया तो वही ऑब्जेक्ट करना है। बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग से एक फिनोमिनन दिखता है मेरे को सर, और यही चीज अगर आप देखें अमेरिका में भी होता है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल दे, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उसका विरोध करो, उसके साथ वाले बंदे हैं उनका विरोध करो। और अभी सबसे जो इंटरेस्टिंग नैरेटिव है कि देखो मोदी ने मार्केट गिरा दी। अच्छा जी, मार्केट गिरा दी, अब मोदी साहब मार्केट भी चलाना शुरू हो गए हैं। तो ये एक फिनोमेनन मेरे को दिखता है सर, जब एक एक किसी कोई आपके पास चीज नहीं होती ना, ये एक डेंजरस फिनोमेनन भी है। क्यों? क्योंकि इससे सरकार बड़ी एम्पावर हो जाती है कि भैया हम तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, ये लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हमारे साथ। तो आपको लगता है वो सिचुएशन तो नहीं आगे बैठेंगे हम लोग? नहीं देखिए, वो कुछ ना कुछ कहेंगे, उसके उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे अक्सर मोदी पे भाई कह रहे हैं मार्केट गिरा दी, मोदी के ऊपर सबसे बड़ा आरोप ये लगाया जाता है कि मोदी ने सांप्रदायिक माहौल बना दिया। जब से मोदी आए हैं इस देश में एक सांप्रदायिकता आ गई। मैं कहता हूं ये देश, अगर सांप्रदायिकता नहीं होती तो मोदी नहीं आते ना। मोदी सांप्रदायिकता नहीं लाए हैं, सांप्रदायिकता मोदी लाई है। जब से इस देश का मिजाज बदला है, उसे मोदी की एक छोटी सी हरकत पसंद आ गई, साहब टोपी नहीं पहनी, टोपी नहीं पहनी, टोपी नहीं पहनी, टोपी नहीं पहनी, और वो हिंदू हृदय सम्राट हो गया। भले उससे उनकी वो अपेक्षाएं उतनी नहीं पूरी हुई जितनी वो चाह रहे थे। तो एक प्रधानमंत्री रहते हुए उनके अपने कंस्ट्रेंट्स हैं। बट द पॉइंट इज कि अगर सांप्रदायिक मतलब किस तरह की बातें ये लोग करते हैं भाई। आप मुझे बताएं कि वो जो मोहम्मद बिन कासिम आया था, मोदी के कहने पे आया था। बाबर बाबर और अकबर दोनों ने, अकबर ने तो हेमू वाला युद्ध जीत के, आप बताइए जो काफिरों के नरमुंडों की दीवार बनाई थी, वो मोदी सीमेंट से बनाई थी। वो जो शाहजहां और जहांगीर ने जो क्रूरता की, जो सिख गुरुओं से मोदी से पूछ के की, वो जो मोपला नरसंहार हुआ, वो मोदी पैदा भी हुआ था। वो जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, मतलब पाकिस्तान क्या मोदी के कहने पे बना था, इस्लाम के नाम पे। तो मतलब आज जब इस देश को इस्लाम के नाम पे तीन टुकड़े किए हुए, मतलब 8 दशक हो रहे हैं, तो तुम पूछ रहे हो कि यार ये हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया, हम तो भाईचारे में रहने वाले लोग थे। तो गजब का भाईचारा था यार, मतलब एक देश के 3 टुकड़े हो गए, तुम्हारा भाईचारा का ड्रामा बंद ही नहीं हो रहा। तो ये एक मत कहिए कि मोदी सांप्रदायिकता लाए हैं। बात सिर्फ इतनी, इस देश में सांप्रदायिकता हमेशा से थी, मोहम्मद बिन के कासिम के आने से लेके अभी तक थी। बस इतनी सी बात है कि कहीं जाकर, और खास तौर से इंटरनेट और फिर सोशल मीडिया के आने पर, हिंदुओं के अंदर ये फीलिंग आने लगी कि इनफ इज इनफ, बहुत हुआ, हाँ। बहुत हुआ। अब हम, और हिंदू भाई नेचर अत्याचारी नहीं है। जैसे गांधी ने अपने अखबार में लिखा, मैंने अभी भेजा भी आपको व्हाट्सएप पे, तो गांधी ने अपने अखबार में लिखा कि मुस्लिम इज अ बुली। हिंदू के लिए नहीं लिखा, उन्होंने भी नहीं लिखा कि हिंदू इज अ बुली। तो उनको अत्याचार नहीं करना, उन्हें बस जैसे योगी जी एक बात कहते हैं कि हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम अपना कुछ नहीं छोड़ने को तैयार है, जो हमारा है वो वापस ले लेंगे। सिर्फ इतनी सी बात। और ये भाव, ये फीलिंग, ये सोच, ये एहसास मोदी को लेके आया और योगी को लेके आया। मोदी और योगी ये माहौल नहीं लाए हैं, इस माहौल इन लोग को लेके आए। तो वो भी सर देखिए, उसमें भी एक एक तबका है जो हमेशा, अब ठीक है देखिए, प्राइम आपने भी बोला प्राइम मिनिस्टर होके उनका भी एक 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 लिमिट होता है कि
वो जा सकते हैं, क्योंकि ही हैज टू प्ले बोथ द साइड्स। वो बाहर भी जाते हैं, उनको चीजें बोलनी पड़ती है, कई चीजें बोलते हैं ना, हाथी और के फिर दांत एक बात कितने और होते भी है ना, एक बात और भी है, मतलब आप जब मोदी, हालांकि मैंने मोदी के लिए दो तीन बातें कही। जैसे मैं जमाने से कहता था कि जब मतलब त्रेता युग में भगवान राम को सबका विश्वास नहीं मिला तो आपको कैसे मिलेगा, ये दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, तो वो 2024 में वो भ्रम तो निकल जाना चाहिए था। दूसरी बात, मैं हमेशा कहता था कि भाई मोदी के विकास पे और योगी के हिंदुत्व पे मुझे कोई डाउट नहीं है। वो आदमी हैं। विकास के चैंपियन है, ये आदमी हिंदुत्व के चैंपियन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी के पास सिर्फ विकास है, उसके अंदर हिंदुत्व नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि योगी के पास सिर्फ हिंदुत्व है, उनके पास विकास नहीं है। तो Correct. मेरा कहने का तात्पर्य ये सिर्फ इतना कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। जो आदमी बालाकोट में मार के आया, जो आदमी चाइना बॉर्डर को नए सिरे से बना रहा है, वो कहता है वो युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, और आप मान भी लेते हैं। वो तो सर मेरे को सबसे फनी लगता है, क्योंकि मैं कितनी बारी बोल चुका हूं अपने प्लेटफॉर्म में, वो बोलते हैं युद्ध नहीं, बुद्ध, ओम शांति। हेमंता, जरा देखो क्या हो रहा है वहां पर। योगी, तुम जरा देखो क्या हो रहा है। शांति शांति शांति। मतलब वहां पर शांति का प्रोजेक्शन चल रहा है, और यहाँ पर 4-6 जो नीचे चीफ मिनिस्टर है इन्होंने 2014 के पहले गांधी के साथ कोई फोटो नहीं मिलती। समझिए भाई, राजनीति के अपने कंपल्शंस होते हैं। लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट, मेरा मानना है कि मोदी सरकार इन 10 सालों में बहुत काम कर सकती थी ऐसा, जो उसने अननेसेसरली डिले कर दिया। अब जैसे वक्फ बोर्ड ही, मतलब ये कब आ रहा है भाई, 10 साल बाद आ रहा है। इतिहास को देखिए, डीएमके वगैरह की सरकारें एक हफ्ते में बदल डालती हैं। आपने उसको टुकड़े टुकड़े में आप बदल रहे हैं, उसका भी इतना विरोध हो रहा है। अरे बदल एक झटके में कीजिए भाई, कोई किसी का संकोच नहीं करता यहाँ। सब संकोच आप ही में है। आपने से इतना कहते रहे कि साहब पश्चिम बंगाल की सरकार गिरनी चाहिए, इतना खून खराबा हो रहा है, दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में बैठा है, रिजाइन नहीं कर रहा है, सरकार गिराइए। आपने सरकार जब पहली बार गिराई भी तो अपनी ही गिराई मणिपुर में। तो आप सोच मतलब, तो उसमें अजीब कैरेक्टर है वैसे, अपनी सरकार गिरा हाँ, देते हैं। पहली सरकार गिराई अपनी 10 साल में। तो मोदी से अपनी शिकायतें हैं वो, मतलब मुझे उसमें कोई नहीं सर, नोबडी इज परफेक्ट सर। कंफ्यूजन नहीं देखिए, है। मैं हाँ, हमेशा बोलता हाँ। हूँ नोबडी इज परफेक्ट, बट इन लोगों के एक ही चीज है, ये लेकिन नेशनलिस्ट है। लेकिन आज की तारीख में डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट, आपको परफेक्ट कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको वो ऑप्शन चुनना है जो आपको सबसे कम नापसंद हो, जिसमें आपको कमोबेश ज्यादा खूबियां नजर आती हैं। तो आज की तारीख में मोदी फिर भी जो कर दे रहा है, उसमें आदि अचिन साहब बैठ के ऐसा शो कर ले रहे हैं। अभी देखिए ना, वो तेलंगाना में 2 यूट्यूबर्स को गिरफ्तार कराया। ममता बनर्जी ने, आपने देखा कि प्रोफेसर को जेल भेज दिया, 11 साल मुकदमा चला। स्टालिन ने, आपने देखा कि पुलिस भेज के बिहार से गिरफ्तारी कर ली। उद्धव ठाकरे को आपने देखा कि अर्नब गोस्वामी जैसे आदमी को एंटी टेरर स्क्वाड भेज के फिर पकड़वा लिया। केजरीवाल जैसे पिद्दी ना पिद्दी के शोरबा ने टाइम्स नाउ की महिला जर्नलिस्ट को उठाने के लिए पंजाब पुलिस भेजी और SC ST एक्ट लगाया। आप सोचे ना, अखिलेश यादव तो कहते रहते मैं डायरी में नाम लिख रहा हूं पत्रकारों के। तो इन सबको देखते हुए, आप मतलब जो एक इन लोगों का जो गुंडागर्दी का माहौल है, कोई संकोच थोड़ी ना है इन लोगों की नजर में। तो उसमें नरेंद्र मोदी को अगर लगता है कि वो शायद सबका साथ आपको मिलेगा नहीं, आप सबका साथ दे सकते हैं, सबका विकास भी आप कर सकते हैं, और सबका विश्वास तो आप भूल ही हैं, संभव ही भूल ही नहीं। जाए, वो तो आई थिंक वो लेसन तो मिल गया है सर। वो लेसन तो बड़ा क्लियरली मिल गया है कि वो होने नहीं वाला। और जरा रियलिटी पे आ जाओ, जिस तरह से अभी काम हो रहा है वो तो दिख ही रहा है वहां पर। आई होप, आई मीन क्योंकि पॉलिटिकली कुछ फिक्स बोलना जरूर बड़ा मुश्किल है। सर एक 2-3 जो स्टेट्स हैं, पंजाब में जैसे आपने बोला कुछ दिखता है कि भाई वहां पर गड़बड़ चेंज हुई है। साउथ में डीएमके की तरफ से काफी पुशबैक आ रहा है, और बंगाल, 2 मेन स्टेट्स हैं जहां से पुशबैक है आपको। एक है तमिलनाडु और एक है बंगाल। आपको क्या दिखता है ये दोनों जगहों के अंदर होता हुआ अगले कुछ सालों में, अगले कुछ महीनों में? देखिए, पहली बात तो ये कि कई दशकों से कोई जमाने में साउथ इंडिया में कांग्रेस और नॉन कांग्रेस डीएमके गवर्नमेंट्स का
मुकाबला होता था। और फिर कई दशकों से कांग्रेस वहां खत्म हो गई। तो जब भी वहां असेंबली इलेक्शन होता है, कांग्रेस उन्हीं का पिछलग्गू बनी रहती है, और वो पार्टियां, रीजनल पार्टीज आपस में लड़ भिड़ लेते हैं। कोई करुणानिधि और जयललिता आपस में निपटते रहते थे। तो कांग्रेस तो वहां से बाहर हो गई। भाजपा का तो कभी कोई वहां स्टेक भी नहीं था। लेकिन आज वहां पे स्टालिन जैसे लोग दिन रात अगर भाजपा को निशाने पे ले रहे हैं, तो सोचिए कितना डरे हुए, कितना डरे हुए हैं। 3% वोट बिना अन्ना द्रमुक के सपोर्ट के 11% हो गया। 10%, 11% क्या हो गया, 3 गुना उनका वोट बढ़ गया। वो भी बिना AIDMK के सपोर्ट के, अकेले लड़के अन्ना बलई ने इतना वोट दिला दिया। तो भैया इन 10-11% वोट इनका है, 29% पे तो सरकार ही बनी है इनकी, स्टालिन की 29% वोट ही तो मिला है। तो उनका डरना बहुत जायज है। और अपने डर में, अपने खौफ में जो जितना चिल्लाते हैं, आप समझिए उतना डरे। नवीन पटनायक हार के बनते चले गए, लेकिन अपने दौर में उनकी इतनी पकड़ थी, कभी आपको पटनायक साहब किसी को गाली देते नजर नहीं है, किसी को चैलेंज करते नजर नहीं है। उन्हें जरूरत ही नहीं महसूस हुई, ही डिड नॉट फील। अब इसमें आप देखें कि बंगाल में भाजपा ठीक है हारी है, दो राय नहीं है, लेकिन अब वहां लड़ाई एकदम दो तरफा हो गई है। कांग्रेस एलिमिनेट हो गई है, कम्युनिस्ट एलिमिनेट हो गए हैं, कम्युनिस्ट भी चले गए, कांग्रेस भी चलेगी। अब दो तरफा लड़ाई में बहुत दिक्कत ये आती है, इस जो सत्ता पक्ष होता है उससे जरा सा वोट स्विंग होता है तो सामने वाले को बहुत फायदा हो जाता है, क्योंकि फिर वो वोट बटने नहीं पाता है। कि मानिए जो लोग ममता से नाराज हैं वो कांग्रेस को वोट नहीं देते, जो ममता से नाराज हैं वो कम्युनिस्टों को वोट नहीं देते, क्योंकि इन लोग एकदम जीरो चले गए वहां पे। तो लोगों को लगता है वोट खराब होगा हमारा। तो अगर ममता से 10 आदमी भी नाराज है तो 10 का 10 वो भाजपा में आपको नजर आएगा। तो उधर ममता भी डरी हुई है, इधर स्टालिन भी डरा हुआ है। सर ये डरा हुआ तो अच्छा है। आई मीन वो तो हम लोग तो चाहते थे कि भाई कुछ तो कोई रूल ऑफ लॉ होना चाहिए देश के अंदर, जो 240 के बाद स्पेशली हमने पहले 3-4 महीने में हमने देखा कि भाई लिटरली रूल ऑफ लॉ कच्चे के डिब्बे के अंदर जा रहा था। तो ये रूल ऑफ लॉ आप बोल रहे हैं कि थोड़ा वापस आ सकता है आखिर आखिर में। और जो मेन चीज रहेगा कि आपको ये साल तो खैर इलेक्शन में इतना स्ट्रांग नहीं है, अगले साल में आपको काफी स्ट्रेंथ है और काफी कुछ करना है, क्योंकि अगले साल का जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा दैट विल आल्सो शो यू कि आप 29 में कहां जा रहे हो। तो इसके लिए इनको जो ग्राउंड लेवल सपोर्ट है, जैसे आप बोल रहे थे, जो एस्पिरेशनल चीजें हमारी भी बची हुई हैं, इनकम टैक्स का हमने बोला कि भाई कम करो, देव डन इट। तो ये कई चीजें बची हुई हैं स्पेशली सनातन के ऊपर। आपको ये चीजें होती हुई दिखती हैं सर? देखिए मैसेज एक तो मोदी सरकार को चला ही गया है कि साहब आपके जो वोटर्स हैं वो आपसे उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ अलग है। जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ और भी अपेक्षा है। ये बात सच है कि मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में जो विकास मॉडल सामने पेश किया है, उनके आलोचक भी प्राइवेट कन्वर्सेशन में मानते हैं और सराहते हैं। लेकिन मोदी को वोट सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए नहीं मिला था, उनसे और भी अपेक्षाएं थी। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार इस बार थोड़ा सा बाकी टेन्योर्स के बदल, जिस बार जैसे मैं CBSE का सिलेबस देख रहा था, तो मैं कुछ बड़े रिमार्केबल चेंजेस देख रहा था उसमें। वक्फ बोर्ड आपके सामने है, आप सोचे कि उनके पास बहुमत नहीं है, उसके बाद वो वक्फ बिल लेके आ गए। जाहिर सी बात है कि वक्फ बिल पास कराने के लिए उनको चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे पॉलिटिशियंस का सपोर्ट लेना पड़ेगा, जिनकी अपनी मुस्लिम राजनीति, जिनकी अपनी मुस्लिम राजनीति है। तो लेकिन उसके बाद भी लेके आ गए। तो ऐसा नहीं है, चीजें हो रही हैं, चीजें जमीन पे बदल रही हैं। और मैं तो जो बदलाव आया है इस देश में, मैं कि 1954-55 में, 1955 में वो सऊदी अरब के बादशाह आए थे काशी, बनारस। नेहरू उनको घुमाने ले गए थे, कहीं ले गए थे घुमाने। तो रास्ते में जितने मंदिर थे सबके ऊपर उन्होंने ढकवा दिया था कपड़ा डाल के, कि ऐसा ना हो कि बादशाह सलामत को मंदिर देख के, बुत परस्ती देख के उनको आप मूड खराब हो जाए। तो उस समय नजीर बनारसी बड़े फेमस पोएट थे, उनका एक शेर था कि अदना से गुलाम उनका गुजरा था बनारस से, मुंह अपना छुपाते थे काशी के सनम खाने। तो उसने सीधे सीधे आपको इतना गंभीर तंज किया। तो मेरा अपना मानना है कि एक जमाने में इस तरह मंदिरें ढके जाते थे केवल इसलिए कि सऊदी अरब का बादशाह आया। आज मस्जिदें ढकी जा रही कि होली खेलना है। तो हालात तो बदले हैं ना आदि।
डैम दैट इज हार्ड हिटिंग सर। ये बोलते हैं, मतलब क्लोजिंग स्टेटमेंट बोलते हैं तो ऐसा ऐसा क्लोजिंग स्टेटमेंट आना चाहिए। दिस इज आई मीन हिस्ट्री बुक्स का क्लोजिंग स्टेटमेंट आपने बताया, ये दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। ऑल्दो ये लोगों को पता होते हैं बट यू डोंट पुट टू एंड टू टुगेदर। एक छोटा सा स्टेटमेंट आपसे और लूंगा सर, इफ यू डोंट माइंड। जो इस टाइम पे आपकी एक स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, उसके अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बाबूगिरी की है, सबसे ज्यादा। और ये चीज आप यहाँ तक नहीं, आप तो अमेरिका में भी यही चीज देख रहे हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो ये ग्लोबल बाबूडम बोलता हूं मैं इसको। कुछ दिखता है सर इसके ऊपर कुछ होता हुआ? क्योंकि दो मेन चीजें आई थिंक भारत के अंदर, और हम जैसे जो नॉमिनल थिंकिंग वाले लोग हैं, हमको चाहिए कि आप थोड़ा ब्यूरोक्रेसी सीधी करो और जस्टिस सिस्टम सीधा करो यार। क्योंकि ये दोनों की वजह से जो सड़क पे बेवकूफी चलती है, वो अगर जस्टिस सिस्टम आपका सीधा हो, 5 दिन में लोग गाड़ी सीधी चलानी शुरू हो जाएंगे। क्योंकि वहीं के वहीं पनिशमेंट मिलेंगे, तो फिर वो नहीं नहीं यार, ये तो आपको याद होगा गडकरी साहब ने एक बार 10-12 हजार रुपए के फाइन लगा दिए थे छोटी छोटी चीजों में। वो अरे 2-3 दिन गाड़ी चला के इतना मजा आया था, सब लाइन पे चला रहे थे एकदम से। तो दीज आर सोसाइटल चेंजेस जो आप बोल रहे थे ना, कुछ चीजें इनको करनी है। आई डोंट नो, दैट्स समथिंग दैट आई वांट। क्या कहेंगे सर आप इस पे? देखिए, अमेरिका में सारा झगड़ा इसी बात का है। जो डोज बनाया उन्होंने, डीओजी, एलन मस्क को जिसका अध्यक्ष बनाया, उसका काम ही है ब्यूरोक्रेसी से काम लेना, ब्यूरोक्रेसी को फाइन ट्यून करना, और जो एक्स्ट्रा ब्यूरोक्रेसी उसको काट के निकाल देना, उसे काट के निकाल देना। तो ब्यूरोक्रेसी तो ओवर द इयर्स बढ़ती ही चली आ रही, बढ़ती ही चली आ रही। जैसे मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में किसी जमाने में केवल 2 पद होते थे, सचिव और मुख्य सचिव, सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी। लेकिन ब्यूरोक्रेसी का आकार इतना बढ़ता चला गया कि अब होता है जॉइंट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी। जॉइंट स्पेशल सेक्रेटरी पहले भी होता था, उसमें जॉइंट भी हो गया। जॉइंट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। अब आप कोई जमाने में एक एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता था, अब 14-14 डीजी होते हैं। डीजी पुलिस, डीजी फायर, डीजी टेक्निकल सर्विस, डीजी होमगार्ड, डीजी हाउसिंग, डीजी बजट। या मतलब ब्यूरोक्रेसी बढ़ती जा रही है, एक्सपैंड करती जा रही है। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। जी। उन्होंने कहा था कि सरकार सबसे छोटी होगी लेकिन प्रशासन सबसे बड़ा होगा। और उन्होंने इसमें 2 चीजें की थी। एक तो वो उन्होंने समझता हूं कि सैकड़ों की मात्रा में, मे भी शायद 1000 से ऊपर उन्होंने, या कितने पुराने कानून खत्म किए, अभी भी खत्म करते हैं। और दूसरा काम उन्होंने किया कि उन्होंने अलग अलग मिनिस्ट्रीज को मिला के एक मिनिस्ट्री बनाने का कल्चर फिर से शुरू किया। कल तक एक मिनिस्ट्री के जो 3 हिस्से हो गए थे, वो 3 हिस्से मिला के फिर एक मिनिस्ट्री बनाने का कल्चर शुरू किया। अब उसमें एक साहब बात हुई कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जैसे आईएएस अधिकारी और तमाम जो ब्यूरोक्रेसी में सब आते हैं, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर चपरासी तक, ये पूरा एक ब्यूरोक्रेसी का एक सरकार का हिस्सा है। तो साहब इसमें जो पुराने पुराने अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारियों से काम लेना मुश्किल है। तो मोदी ने इसमें, जैसा कि अमेरिकन सिस्टम है, अमेरिका में जब राष्ट्रपति बनता है तो अपने अधिकारी खुद लेके आता है अपने। तो वो उन्होंने लैटरल एंट्री का एक बार प्रयास किया, 2-4 लोग अपॉइंट किए। पर आरक्षण को लेके इस देश में इतना ज्यादा बवाल हो जाता है कि लैटरल एंट्री के नाम से इतना इतना ज्यादा बवाल हुआ कि लैटरल एंट्री का जो प्रोजेक्ट था, मोदी को बीच में छोड़ना पड़ा। दूसरी बात, आप हमेशा कहते थे कि राजा को व्यापार नहीं करना चाहिए। पुरानी बात है कि साहब, जिस देश का राजा व्यापारी उसकी प्रजा भिखारी। तो मोदी इस बात को सबसे ज्यादा दोहराते थे कि राजा को व्यापार नहीं करना चाहिए। तो आपको डिसइन्वेस्टमेंट, जब आप डिसइन्वेस्ट कर देंगे, यानी कि सरकारी जो पब्लिक सेक्टर है, वो सरकार को चलाने का हक नहीं। और आपने एक बहुत बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट किया, आपने एयर इंडिया को वापस टाटा को सौंपा। ये बहुत ड्रीम डिसइन्वेस्टमेंट था, कमाल का, एकदम हिस्टोरिकल डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन फिर वहीं पे बॉल रुक गई, वहीं पे बॉल रुक गई, क्योंकि जहां हजारों करोड़ का घाटा था, वो सब आपका खत्म हुआ। टाटा उसको प्रॉफिट में चला रहे। तो ये चीजें हैं। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीग्राम में भी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टेलीग्राफ जो होता है, ये डीओटी, तो इसमें बहुत डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, बहुत कुछ हुआ। और ये सब प्रमोद महाजन के जमाने से हो रहा था। लेकिन अभी भी सरकार बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार कर रही है।
उसको इस हिस्से से जल्दी निकलना चाहिए। दिक्कत ये है कि मोदी जब निकलना चाहते हैं तो इस देश में लोग चिल्लाने लगते हैं, मोदी ने ये भी बेच दिया, मोदी ने वो भी बेच दिया, मोदी आरक्षण को खत्म कर देंगे, मोदी का संविधान को बदल देंगे, मोदी आरक्षण खा जाएंगे। तो मोदी को झक मार के, भाई चुनाव तो जीतना है ना, चुनाव तो लड़ना है, तो उनको अभी झक दैट्स मार के इन सब चीजों में वो करना पड़ता है। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट अभी भी होता नजर आता है। जैसे आप प्लेटफॉर्म नहीं बेच सकते रेलवे का, पर प्लेटफॉर्म की सफाई बेच दी आपने। आपने कहा ये प्लेटफॉर्म क्लीन करने की जिम्मेदारी आपकी, बदले में आप यहाँ पे आप अपना एक होर्डिंग लगाओ। विज्ञापन लगा लेंगे, होर्डिंग लगा लेंगे। ये आपने, जैसे आप आज गडकरी ने जितनी मात्रा में सड़कें बनाई हैं, जितनी 70 साल में नहीं बनी थी, 10 साल में बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि आपने बहुत अच्छा इसमें चीज है ना कि भाई आप आए, आपने एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर को कहा ये 200 किलोमीटर सड़क तुमको बनानी है, पर पैसे नहीं है हमारे पास तुमको देने के। तुम अच्छी सड़क बना दो, हमको तुमको टोल प्लाजा दे देंगे वहां का, और तुम्हारा जब टोल से तुम अपना वो निकाल लेना। लोगों को समझ में आया, लोग कर रहे हैं, जिसको पीपीपी कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो हाँ। इस तरह चीजें डिसइन्वेस्टमेंट की राह पर हैं, और मैं मानता हूं कि डिसइन्वेस्ट करके ही आप ब्यूरोक्रेसी को ना सिर्फ छोटा कर सकते हैं, बल्कि ज्यादा कंट्रोल में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, दैट वाज इंसाइटफुल। क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो देश के अंदर बहुत बदल रहा है, इसके ऊपर हमको नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे के मेरे हिसाब से 3-4 साल बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। वर्ल्ड ऑर्डर भी बदल रहा है, तो आई थिंक वर्ल्ड ऑर्डर जैसे जैसे बदलेगा, पॉलिटिकल नैरेटिव्स बदलेंगे, एंड द स्टाइल ऑफ डूइंग वेरियस डिफरेंट थिंग्स विल आल्सो चेंज। उसके ऊपर दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई मेरे को थोड़ा फोकस करना था इसके ऊपर। थैंक यू फॉर योर टाइम सर, ऑलवेज अ प्लेजर आपसे बात करके। नमस्कार, जय हिंद, आदि जय भाई, भारत। मुझे बुलाने का बहुत आभार। थैंक यू।